वीडियो शुरू होने से पहले जरा इस स्टेटमेंट को सुनिए। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। तारीख 30 जनवरी साल 2023। नीतीश कुमार स्टेज पर भाषण देते हुए कहते हैं, मर जाना हमें कबूल है लेकिन बीजेपी के साथ जाना हमें कभी कबूल नहीं। ठीक इसी के कुछ दिन बाद अमित शाह बिहार के एक रैली में आते हैं और वो भी ये स्टेटमेंट देते हैं कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा में जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब जरा नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू के बयान को भी सुन लीजिए। 11 फरवरी 2019 को नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू पर यह आरोप लगाते हैं कि वो यू टर्न बाबू हैं, वो दल बदले में सबसे माहिर हैं। यू टर्न बाबू की स्थिति बाहुबली फिल्म के बल्लाल देव जैसी हो गई है। जिसके जवाब में चंद्रबाबू नायडू भी मोदी के बारे में यह कहते हुए नजर आए कि नरेंद्र मोदी एक कट्टर आतंकवादी हैं जो अच्छे धार्मिक व्यक्ति नहीं हैं। वो बात धार्मिक होने का नाटक करते हैं। आगे उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जब 2002 में गुजरात में दंगा हुआ तो सबसे पहले शख्स मैं ही था जिसने नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगा था। दोस्तों, कल तक तो नेता नरेंद्र मोदी के लिए जहर उगल रहे थे, आज वही नेता नरेंद्र मोदी के खेमे में जाकर बैठे हैं। कल तक जो नेता नरेंद्र मोदी को टेररिस्ट कह रहे थे, मोदी के साथ जाने से अच्छा मरना पसंद कर रहे थे, आज उन्हीं नेताओं ने नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठा दिया है। वैसे भारत की राजनीति में एक कहावत है दोस्तों कि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं होता। अब अगर इन दोनों नेताओं के इतिहास को देखें तो हर किसी के मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर इन दोनों में से कौन सबसे पहले नरेंद्र मोदी को धोखा देगा। चलिए जरा इसे समझते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटते हुए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और सबसे पहले नीतीश कुमार के इतिहास पर नजर डालते हैं। दोस्तों, 3 दशक से अधिक वक्त से बिहार की राजनीति नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूमती रही है। 1974 के बिहार छात्र आंदोलन के दौरान इन दोनों नेताओं की राजनीति में एंट्री हुई। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव 1977 में संसद सदस्य बन गए, लेकिन नीतीश कुमार को विधानसभा पहुंचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा था। नीतीश 1985 में पहली बार विधायक बने। 1990 में लालू प्रसाद यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उस दौरान नीतीश कुमार ने ही लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे ज्यादा मदद की थी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब नीतीश कुमार ने लालू का भी साथ छोड़ दिया। नीतीश ने लालू पर उपेक्षा का आरोप लगाया और साल 1994 में पटना के गांधी मैदान में कुर्मी अधिकार रैली का आयोजन किया। इसके कुछ दिन बाद वो तत्कालीन जनता दल से अलग हो गए। साल 1994 में ही नीतीश ने समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडीज लल्लन सिंह के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया। 1995 के चुनाव में उन्होंने वाम दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। इसके बाद नीतीश ने सीपीआई से गठबंधन तोड़ दिया और एनडीए का हिस्सा बन गए। बीजेपी के साथ उनका यह राजनीतिक संबंध 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव तक चलता रहा। एनडीए को इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई। इसी दौरान राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा था। ये बात साल 2012 की है, जब बीजेपी में नरेंद्र मोदी का कद बढ़ने लगा था। मोदी के बढ़ते हुए कद को देखकर नीतीश कुमार एनडीए के अंदर असहज महसूस करने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इस लोकसभा चुनाव का यह परिणाम हुआ कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जेडीयू को केवल 2 सीट ही हासिल हुई थी। इसके बाद नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया और 2015 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले फिर से मुख्यमंत्री बन गए। विधानसभा चुनाव भी इस गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई। यह गठबंधन करीब 2.5 साल तक चला और 2.5 साल बाद साल 2017 में नीतीश कुमार ने फिर से इस गठबंधन से अलग होकर सबको चौंका दिया। दरअसल नीतीश कुमार को इस महागठबंधन में खामी दिखने लगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का आईआरसीटीसी घोटाले में नाम आ गया था। इस घटना के बाद नीतीश कुमार अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए महागठबंधन समाप्त कर दिया और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सीएम पद छोड़ने के तुरंत बाद वो भाजपा में शामिल हो गए और रातों रात भाजपा के साथ गठबंधन करके फिर से अपनी सरकार बना ली। इसके बाद 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। इस चुनाव में नीतीश की पार्टी जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें हासिल हुई, भाजपा को 74 और आरजेडी को 75 सीटें हासिल हुई।
लेकिन इन सब के बावजूद मुख्यमंत्री के सिंहासन पर नीतीश कुमार ही विराजमान हुए। यहाँ भी नीतीश कुमार भाजपा के साथ ही मिलकर अपनी सरकार बनाई और करीब 2 साल तक सरकार चलाने के बाद 2022 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी। नीतीश को अब बीजेपी से दिक्कत होने लगी थी। 9 अगस्त 2022 को नीतीश ने बयान दिया कि बीजेपी उनका अस्तित्व समाप्त करना चाहती है, बीजेपी उनके पार्टी को खत्म करना चाहती है। इस बात के साथ ही उन्होंने एनडीए से गठबंधन तोड़ लिया और आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर फिर से अपनी सरकार बना ली। खुद सीएम की कुर्सी पर बरकरार रहते हुए तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बना दिया। इस बार नीतीश ने बीजेपी के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार न बने इस प्रण के साथ नीतीश कुमार ने नया गठबंधन बनाया। विपक्ष के सभी दलों को एक एक करके एकजुट किया। पटना से दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता सब जगह दौड़ लगाई और विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया। पटना में पहली मीटिंग की बेंगलुरु की दूसरी मीटिंग में इंडिया गठबंधन नाम दिया गया। कहा जाता है कि नीतीश कुमार इस गठबंधन के सहारे खुद दिल्ली तक का सफर तय करना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि इंडिया गठबंधन में उन्हें संयोजक का पद दिया जाए ताकि भविष्य में परिस्थिति बने तो वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हों। लेकिन दिसंबर 2023 में दिल्ली की बैठक में ममता ने खरगे को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने का प्रस्ताव देकर नीतीश को किनारे लगा दिया। बाद में खरगे को गठबंधन का चेयरमैन भी बना दिया गया। नीतीश कुमार का सपना एक बार फिर से उनसे दूर होता दिख रहा था। दूसरी तरफ खबरों के मुताबिक उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने उनके पीठ पीछे कथित तौर पर लालू से सेटिंग कर ली थी। नीतीश ने राजनीति को भांपते हुए पहले लल्लन सिंह को किनारे लगाया, फिर जनवरी 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस गठबंधन को उन्होंने मूर्त रूप दिया था उसे ही छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। इस बार के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को 12 सीटें मिली हैं। बीजेपी को भी 12 सीटें मिली हैं, लेकिन नीतीश का कद अपने आप इसलिए बढ़ गया क्योंकि बीजेपी को बहुमत के लिए नीतीश की जरूरत है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण तक दिल्ली में ही हैं। संसद के सेंट्रल हॉल में उन्होंने अपने अंदाज में आश्वासन दिया, मोदी जी जल्दी से काम शुरू करें, हम उनका समर्थन करते हैं। मौजूदा हालात में नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ते नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि उनके अकेले गठबंधन छोड़ देने पर बीजेपी का नंबर गेम नहीं बिगड़ेगा। लेकिन नीतीश की राजनीति के स्टाइल को जानने वाले ये जरूर कहते हैं कि जिस दिन नीतीश इस बात से आश्वस्त हो जाएंगे कि इंडिया गठबंधन के पास सरकार गिराने भर के सांसद आ गए हैं तो नीतीश पलटी मारने में 2 बार भी नहीं सोचेंगे। अब नीतीश बाबू से निकलकर चंद्रबाबू नायडू के इतिहास पर नजर डालें तो आपको बता दें कि 70 के दशक में राजनीति शुरू करने वाले चंद्रबाबू नायडू महज 28 साल की उम्र में विधायक बन गए थे। साल 1978 में कांग्रेस के टिकट पर वो चंद्रागिरी विधानसभा सीट से चुनकर एमएलए बने। पहली बार विधायक बने नायडू को सरकार में जगह भी दी गई। 1980 से 1983 तक वो सरकार में मंत्री रहे। मंत्री रहने के साथ ही उनकी दोस्ती तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार और राजनीति में पदार्पण करने जा रहे एनटी रामाराव से हुई, जिन्हें एनटीआर के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्ती जल्दी ही रिश्तेदारी में भी बदल गई। 1981 में चंद्रबाबू नायडू की एनटीआर की बेटी नारा भुवनेश्वरी से शादी हुई। शादी के बाद नायडू कांग्रेस के साथ ही रहे। 2 साल बाद आंध्र प्रदेश में चुनाव हुए और एनटीआर की तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। यहाँ तक कि चंद्रबाबू नायडू भी अपने ससुर की पार्टी के कैंडिडेट के हाथों अपनी सीट हार गए। लेकिन मौके को भांपते हुए उन्होंने पार्टी बदल ली और नायडू भी टीडीपी में शामिल हो गए। वहीं टीडीपी पार्टी, जिसके अभी वो सर्वे सर्वा हैं, इसके बाद साल 1989 में फिर से चुनाव हुआ और इस बार एनटीआर की पार्टी हार गई। लेकिन चंद्रबाबू नायडू चुनाव जीत गए। उनकी पार्टी विपक्ष के तौर पर बैठी। 5 साल तक उन्होंने विपक्ष में रहकर राजनीति की। 1994 में फिर चुनाव हुए। इस बार एनटीआर की पार्टी ने चुनाव में बहुमत हासिल किया और वो एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस बार वो ज्यादा दिन तक कुर्सी पर नहीं रह पाए क्योंकि उनके अपने ने ही मिलकर उनका तख्ता पलट कर दिया, जिसमें चंद्रबाबू नायडू भी शामिल थे। 1 सितंबर 1995 को चंद्रबाबू नायडू ने न सिर्फ उनकी पार्टी पर कब्जा किया बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीन ली। 1 सितंबर 1995 को चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगु देशम पार्टी पर कब्जा कर लिया और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। इसके कुछ ही साल बाद 1998 में लोकसभा चुनाव होता है। इस लोकसभा चुनाव में जनता ने किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं दिया। बीजेपी को 181 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 141 सीटें। सबसे बड़े दल होने के नाते राष्ट्रपति ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया। तमाम दलों को इकट्ठा कर अटल बिहारी वाजपेयी ने मार्च 1998 में सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।
टीडीपी को आंध्र प्रदेश में 29 सीटें मिली थी। अटल बिहारी की सरकार में चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन देने का फैसला किया। स्पीकर पद टीडीपी के पास ही था। जीएमसी बालयोगी इस सरकार में लोकसभा के स्पीकर बने। इसके बाद 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में दंगे हुए। तब राज्य के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी पर विपक्ष के साथ साथ अपनी ही पार्टी के लोगों ने सवाल उठाए। नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। ये मांग एनडीए के गठबंधन के साथी भी कर रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2002 में नायडू ने भी मोदी के इस्तीफे की मांग की। इस विषय पर उनको समर्थन मिला। एनडीए के अन्य सहयोगियों जैसे तृणमूल कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी और जेडीयू का इन चारों दलों ने एनडीए की केंद्रीय समिति द्वारा बुलाई गई बैठक का बहिष्कार किया। टीडीपी लगातार इस मांग को दोहराती रही, लेकिन बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया। हालांकि नायडू ने एनडीए से समर्थन वापस नहीं लिया। 2004 में लोकसभा चुनाव हुए। बीजेपी का इंडिया शाइनिंग का नारा नहीं चला और सत्ता वापसी नहीं हो पाई। इधर आंध्र प्रदेश विधानसभा में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का भी बुरा हाल हुआ। मात्र 47 सीटें मिली। लोकसभा में सिर्फ 5 सीटें मिली। इसके बाद नायडू गुजरात दंगों पर ठीकरा फोड़ते हुए एनडीए से अलग हो गए। 2004 में गठबंधन छोड़ने के बाद 2014 में चंद्रबाबू नायडू का एक बार फिर एनडीए में आ गए। 4 साल साथ रहे। 2018 में उन्होंने मोदी सरकार पर आंध्र प्रदेश की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए गठबंधन छोड़ दिया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र विधानसभा में कहा, मैंने यह फैसला स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के हितों के लिए लिया है। 4 साल तक मैंने हर संभव प्रयास किए। 29 बार दिल्ली गया, कई बार पूछा। यह केंद्र का आखिरी बजट था और इसमें आंध्र प्रदेश का कोई जिक्र नहीं था। दरअसल आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद से नायडू अपने राज्य के लिए स्पेशल स्टेटस मांग रहे थे। 2018 में गठबंधन से अलग होने का कारण भी उन्होंने यही बताया था। इस बार नायडू नरेंद्र मोदी को पूरा समर्थन देने की बात कह रहे थे, लेकिन नतीजों के दिन ही उन्होंने संदेशा भिजवा दिया था कि आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस देना होगा। चंद्रबाबू नायडू की इस समय 5 उंगलियां घी में हैं। आंध्र प्रदेश विधानसभा में अपने दम पर बहुमत हासिल है, यानी 5 साल तक चंद्रबाबू नायडू को मुख्यमंत्री पद से कोई नहीं हटा सकता, जब तक उनके खुद के विधायक न तोड़ लिए जाएं। लोकसभा चुनाव की बात करें तो 16 सीटें जीतकर एनडीए में दूसरा सबसे बड़ा दल टीडीपी है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए नायडू का समर्थन चाहिए, यानी फिलहाल नायडू किंग मेकर की भूमिका में है। टीडीपी ने केंद्र में 4 मंत्री पद और स्पीकर के पद की मांग की थी, लेकिन बीजेपी ने स्पीकर का पद देने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो दोस्तों, अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि दोनों में से कौन सबसे पहले एनडीए गठबंधन को छोड़कर जाएगा। वैसे दोस्तों, आपका इन दोनों नेताओं के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।